नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी। वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर मैं समझ गया। सर या तो मुझे बात कहने दी जाए। देश तो सबका है सर। तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। The government is doing. With these words, sir, I thank you for the opportunity. प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ये नहीं कह सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो वेलकम इनिशिएटिव हैं, मैं मानता हूँ। बस कुछ सुझाव दूंगा क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे बीच का संवाद, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं सॉरी, आई टेक ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सदस्य अपने एक सेकंड सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी। वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर मैं समझ गया। सर या तो मुझे बात कहने दी जाए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। देश तो सबका है सर। तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूं ये उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि जब हम ये कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे, पहले तो मैं तारीफ करूं कि अंडर प्रिविलेज्ड के बदले एक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपने उसका इस्तेमाल किया, तारीफ के काबिल। ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी साहब को है आज की डेट में, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे। क्या ये स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? और अगर करना चाहें तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी। तारतम्य थोड़ा टूटा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूं। आरक्षण को लेकर के भी हम पीस मील में करते हैं। हर सत्र में मैं देखता हूं कुछ बिल आते हैं। एक समेकित योजना पूरे देश के संदर्भ में हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता है, वो बहुत बेहतर होगा। आज 370 पे फैसला आया और सदन की जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। उस फैसले के बाद सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं मानता हूं इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, तब संसद वहां थी सर। ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए, और ये हीलिंग हो सकती है सर। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, इसको बस तालाब ना बनाया जाए, महासागर अपने अंदर सब समाहित कर लेगा। माननीय सभापति महोदय, जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी एक चिंता होनी चाहिए। बाहर हैं, उनकी चिंताएं वाकिफ है। बल्कि विवेक जी ने यह बात कहा कि बुरे से बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हीं घरों में, गांव में, गलियों में रही, उनका एक्नॉलेजमेंट मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, अंबेडकर साहब कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार उसको दोहराते हैं। सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नजरिए से देखेंगे ना तो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। मैं जानता हूं कि दिल्ली की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी और घाटी या जम्मू या लद्दाख की
आइडिया ऑफ नॉर्मलिटी में फर्क है सर। अभी पिछले दिनों हमारे कई बीजेपी के साथी कह रहे थे कि चुनाव परिणाम संतुष्टि का परिचायक है। फिर तो लद्दाख में भी एक चुनाव हुआ था सर। बस 1 मिनट लूंगा चूंकि आपने पहले कहा था। सर एक आखिरी चीज कहूंगा कि पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक सरकार की आलोचना करें, उसको देश की आलोचना ना माना जाए। ये फर्क मिटता सा जा रहा है, ये कश्मीर के संदर्भ में नहीं, बाहर भी। दूसरी चीज सर, दूसरे राज्यों में जो कश्मीर के छात्र रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन दीजिए। और आखिरी चीज कहूंगा सर, बड़ी पीड़ा के साथ, कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है। शांति के लिए न्याय चाहिए, वो उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है जितना मणिपुर के लिए। जय हिंद सर। श्री ए रही। Dr. Sumer Singh Solanki, you've got 3 minutes. ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा। 3 मिनट, ओनली 3 मिनट। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदया नर्मदे हर। आज मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, इस बिल को 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और 6 दिसंबर 2023 को यह पारित हुआ है। माननीय सभापति महोदया, यह बिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए सैकड़ों प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे रणनीतिकार और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस बिल के आने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के मेरे गरीब भाई और बहनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। माननीय सभापति महोदया, 70 सालों में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी हुई, ये विधेयक उन्हें अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेगा और जम्मू कश्मीर के हमारे जनजातीय भाई और बहनों को, जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक रहने वाले हमारे आदिवासी भाई और बहनों का कल्याण करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हुआ ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे आदिवासी भाई और बहनों का भी इस बिल के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था ठीक होगी और उन्हें विधानसभा में 9 सीटें प्राप्त होगी, जिससे आदिवासी भाई और बहनों को नेतृत्व प्राप्त होगा। माननीय उपसभापति महोदया, आज देश के अंदर हमारी आदिवासी बहन हमारी राष्ट्रपति है। केंद्र में हमारे 8 केंद्रीय मंत्री है जनजाति समाज के, और इससे भी बड़ा उदाहरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार मेरे आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह बिल कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, लेकिन साथ ही सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है और उसी के अनुरूप यह बिल भी अपनों से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना के साथ, सम्मान के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। माननीय उपसभापति महोदया, कश्मीरी विस्थापितों को आरक्षण देने से कश्मीर की विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे विपक्षी साथी जो यहाँ से बोलकर चले गए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि गलतियाँ तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा हमारे देश के भाई और बहनों ने 70 सालों तक भुगता है, उसको ठीक करने का काम भी इस बिल के माध्यम से किया गया है। ये आज के भारत का समय है, जिसका उदाहरण है कि जम्मू और कश्मीर में 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार धारा 370 थी, जिसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंक दिया और हजारों लाखों कश्मीरी विस्थापितों की आवाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदया, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मेरी इस बात से सभी सदस्य सहमत होंगे कि धारा 370 के हटने से अलगाववाद समाप्त हुआ है,
और आतंकवाद में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज मैं इस सदन को यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति की हमारे आरक्षित की गई है और अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं और पंचायत, नगरीय, जिला स्तर के छोटे निर्वाचन में भी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। यह बिल छोटे तबके के हमारे लोगों का जीवन बदलने का काम करेगा और साथ में इस बिल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि धारा 370 जब समाप्त नहीं हुई थी, मैं भी हाल ही में जम्मू कश्मीर गया था, वहां के हमारे जनजाति भाइयों और बहनों ने कहा कि धारा 370 समाप्त नहीं हुई, उससे पहले हमारे पास स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी पीने के लिए हमको नहीं मिलता था और साथ में एकलव्य स्कूलों की सौगात भी अगर दी तो धारा 370 समाप्त होने के बाद हमारी सरकार ने दी है। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, पर्यटन की बात हो, कृषि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, सड़कों की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं जो हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का काम करेगा। और